ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आए हो तो ज्ञान लो, बाकी देखो पढ़ा तो मैं दूंगा ही। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स ग्रेड 12 का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसके बारे में बहुत बेसिक्स आप पहले 10th में ही पढ़ चुके हैं, तो अब वहां से हम आगे पर हम आपको 10th की बाकी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बताएंगे। बट ये मान करके कि आप 10th में ये बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो हम अब उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका थर्ड चैप्टर। हालांकि फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस जो पुराने चैप्टर से पिक करने पड़ेंगे, वो मेरे बायो में पड़े हुए, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। वहां से वो टॉपिक्स पढ़िए, रेफरेंस लीजिए और फिर इस टॉपिक को आगे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर करंट। स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहली डेफिनेशन है आपके करंट की। हालांकि ये एवरेज करंट की डेफिनेशन है कि करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू अ सर्किट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज किसी सर्किट से फ्लो हो गया है, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। अदरवाइज इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि when for a very short time period, that means when t is tending to 0, for that time q by t is called current, that is instantaneous current। तो अगर यहां से हम देखें तो चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज की यूनिट हो गई हमारी कूलम और टाइम इज सेकेंड। सो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second from cross sectional area of a conductor, that is called 1 ampere of current। now एक बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि चूंकि करंट हमारी फिक्स होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो किसी भी सर्किट में कन्वेंशनल मींस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट जिसकी हम बात करते हैं, तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट फ्लो करती है। तो लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये गलत है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल रूल है किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने का कि वो अलजेब्रिक सम रूल नहीं फॉलो करता है। वेक्टर्स अलजेब्रिक सम, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 4 + 9 = 13, दिस इज अलजेब्रिक सम। तो ये करंट में होता है जो कि वेक्टर के लिए फॉलोड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये अलजेब्रिक रूल फॉलो करती है कि अगर किसी साइड से कहीं से 1 एम्पियर की करंट आ रही है और दूसरी साइड से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, तो अब आगे जो करंट जाएगी दैट विल बी 3 एम्पियर। तो ये हमने 1 + 2 = 3 अलजेब्रिक सम है। वेक्टर्स ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ वन टर्म इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है कि अगर कहीं पर कोई कंडक्टर दिया हुआ है और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर करंट फ्लो होती है, इससे आई करंट फ्लो हो रही है। शर्त ये है, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, शर्त ये है कि ये करंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी J = करंट पर यूनिट एरिया, दैट मींस I = J × A। पर ये सिर्फ तभी फॉलोड है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमारी करंट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर ऐसा नहीं है, करंट और मींस अगर किसी सरफेस की एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पुराने चैप्टर्स में जो पिछला चैप्टर गया है वहां से एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर फिर से देखिए तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर एरिया वेक्टर और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 है उस समय तो ये एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर किसी भी सरफेस मतलब करंट अगर यूं जा रही है लाइक दिस और एरिया मेरी इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें सरफेस का एक कंपोनेंट, ये मेरी करंट की डायरेक्शन है आई,
और ये एरिया वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। इस केस में सरफेस का हमें एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, मींस हमें इसका cos थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यहां पर जो हमारी करंट होती है, फिर से दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds। यहां पर ds छोटी सी सरफेस एरिया है। तो आपको बार बार कह रहा हूं कि पुराने रेफरेंसेस, पुराने चैप्टर से जरूर देखते जाइए। तो टेक्निकली करंट डेंसिटी इज, ईदर यू कैन से कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A, वरना अगर सरफेस और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो करंट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds। यही कॉन्सेप्ट यहां एप्लीकेबल हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, cos 0 becomes 1। इसका मतलब है सिंपल I इज इक्वल टू J सरफेस इंटीग्रल ds, दैट इज इट। सेम वही रिजल्ट मिल गया। पुराने रेफरेंसेस जरूर देखते जाइए। फिर से आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट मतलब खिंचाव, किसी चीज को खींचना। जब भी किसी कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, तो जो फ्री चार्जेस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। जितना भी उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जितना भी इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, आप जानते हैं इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट लेंथ। दैट इज, अगर इसकी लेंथ L है तो E इज इक्वल टू V बाई L। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब है इन चार्जेस पे लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चार्ज Q पर जो फोर्स एप्लीकेबल है F इज इक्वल टू QE। दैट मींस कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा फोर्स, और उतना तेजी से ये चार्ज या इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। दैट मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is proportional to electric field applied, या potential difference applied across a conductor. Now, the drift velocity across conductors are normally of 10 raised to the power minus 4 meters per second. आगे अभी डिस्कस करते हैं कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। आते हैं एक टर्म यहाँ पर मोबिलिटी, एक टर्म और भी है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इस कंडक्टर के थ्रू भागते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो ये चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर या इसकी लैटिस के अंदर, लैटिस मतलब होता है कोई जाल, एक वेब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, और थर्मल एजिटेशन की वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो एनर्जी पा करके ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो एटम्स के वाइब्रेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स यहाँ से भागते हैं, ये चार्ज कैरियर्स इन एटम से टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से टकराएगा मोमेंटरीली फॉर अ सेकेंड, इट स्टॉप्स और फिर भागना शुरू करता है क्योंकि पोटेंशियल फील्ड ऑलरेडी लगी हुई है। तो इस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन बार बार टकराता है एटम से लैटिस के, रुकता है, फिर भागता है, अगले एटम से टकराएगा, रुकेगा, फिर भागेगा। इस ड्यूरेशन में बार बार उसका एक एटम से टकरा के रुकना, चलना, रुकना, चलना, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, हम सारे अगर कोलिजन्स की बात करें तो ऑन एवरेज अगर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में हम एवरेज टाइम निकालें कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है, टकराया, मूव करके अगले तक पहुंचा, ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो कहते हैं कि ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन उतना तेज भागेगा। इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम के घटने का मतलब है रेजिस्टेंस का बढ़ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे क्यों। देयर इज वन टर्म which is called mobility of charge carriers। देखिए mobility of charge carriers का मतलब हुआ, आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करूं तो दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट म्यू टाइम्स ई, जहां पर इस म्यू को हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी का. द वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर. नाउ यहां पर एक टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इंडिपेंडेंट है, मींस पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो हमारी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर है इस पोटेंशियल डिफरेंस के इंडिपेंडेंट है. एक और टॉपिक, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली भी. हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल. लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम. तो कहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नाउ मैथमेटिकली अगर हम डिस्कस करें कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर होगा. तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है. फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स नेगेटिव टाइम्स ई, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. अब अगर न्यूटन सेकेंड लॉ से हम बात करें तो F इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू द ma. दैट मींस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इसका एक्सीलरेशन. अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया माइनस ई अपॉन एम. तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करूं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा कहते हैं रुका हुआ होता है, 80, u 0 हो गया, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी माइनस ई अपॉन एम, और टाइम जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है. इसका मतलब हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया माइनस ई टाउ अपॉन एम, ये नेगेटिव, चूंकि इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो वेक्टोरियली हम इसको लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम. ये हमने वही यहां पर भी डिस्कस किया हुआ है कि vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम. देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सीधी सी बात यह है कि अगर ये कंडक्टर है जिसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको मैं किसी सेल या बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक है वो v रहा, तो v और इसकी लेंथ कंडक्टर की l है, तो आप जानते हैं v इज वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, E is the force on unit charge, work done is equal to force into displacement. तो हमने कहा E is equal to V by L. ये रिलेशन आपको बहुत सी जगहों पर यूज करना पड़ेगा. इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज. मींस E is electric field, that is force on unit charge. तो work done, force and displacement, सीधा सा रिलेशन है, V is equal to EL. तो आप कहते हैं current is equal to Q by T, average current is equal to Q by T. Q क्या है? टोटल चार्ज फ्लो, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है. तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर E है और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैपिटल N है, तो जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू Ne. दैट मींस I करंट इज इक्वल टू Q, दैट इज Ne by T. नाउ इफ स्मॉल n इज नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है
तो आप जानते हैं इस कंडक्टर का, अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं तो इसका टोटल वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ a इनटू l। तो यूनिट वॉल्यूम पर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस इतने वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, इस पर कितने हमारे चार्जेस होंगे n इनटू al। ये टोटल n की वैल्यू हो गई, कैपिटल N की वैल्यू हो गई। मैं कैपिटल N की जगह पर अगर ये वैल्यू रख दूं तो I इज इक्वल टू NeAl बाई T। नाउ लेंथ अपॉन टाइम, ये पूरी लेंथ जो इस कंडक्टर की है और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है अगर t है तो L बाई टी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा। तो इसकी जगह पर अगर मैं Vd रख दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारा रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू NeAVd, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E is the charge on electron, A is the cross sectional area of this conductor and Vd is the drift velocity। सिंपल सा रिलेशन है, I is equal to NeAVd। Now coming to the next part, कि अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए आप जानते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि करंट इज इक्वल टू NeAVd। अब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला हुआ था E v टाउ अपॉन ml, जहां पर E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मैं Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन रखूं तो E v टाउ अपॉन ml, मैंने इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहां से जो v की वैल्यू आ गई दैट कम्स आउट टू बी mli अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। ये रिलेशन आ गया हमारा पोटेंशियल का। ओम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू IR। तो यहां से अगर मैं इस v और इस v को कंपेयर करूं तो देखें जरा, IR इज इक्वल टू MLI अपॉन NE स्क्वायर a टाउ। यहां से I अगर कैंसिल हो गया तो रेजिस्टेंस मेरा आ गया ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ। अब इस रेजिस्टेंस को आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये हम 10th में भी इस रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, हम यहां पर दोबारा से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर L हमारी कंडक्टर की लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या एक नाम और इसके लिए जो है that is called specific resistance। ये है तो रेजिस्टेंस ही बट खास तरीके का रेजिस्टेंस है। क्या रेजिस्टेंस है ये खास? इसमें देखिए अगर हम L को 1 कर दें that is 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो हम कहते हैं R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब हुआ रो भी रेजिस्टेंस ही है बट एक खास कंडीशन में, क्या कि जब इस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो किसी भी कंडक्टर के लिए अगर उसकी लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन इन दैट कंडीशन जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अगर यहां पर मैं इस R की वैल्यू रख दूं रो L अपॉन A तो यहां से ये हमारा रेजिस्टेंस मिल गया। कंपेयर कर लीजिए ये वैल्यू रख करके, इससे सॉल्व करने के बाद हमारा रो मिल गया m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। अब अगर ध्यान दीजिए तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है जो कि डायरेक्टली किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, हायर रेजिस्टिविटी हायर विल बी द रेजिस्टेंस, लोअर रेजिस्टिविटी लोअर द रेजिस्टेंस। एक चीज और, बार बार आप ओम्स लॉ में कहते थे कि किसी भी कंडक्टर, अगर याद हो आपको ओम्स लॉ तो उसकी डेफिनेशन थी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। कंडीशन वाज कि हम फिजिकल कंडीशंस चेंज ना करें। फिजिकल कंडीशंस में 2 चीजें आती थी, एक उसका टेम्परेचर और दूसरा, एक टेम्परेचर अगर उसका नहीं चेंज हो रहा है, और एक सब्सटेंस जो आप यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल हमारा नहीं चेंज होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर जो कंडक्टर है उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कह लीजिए रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो
तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या सीधे सीधे कह लीजिए उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, इस फ्रैक्शन में रिलैक्सेशन टाइम डिनोमिनेटर में है, जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ओम्स लॉ में कहते थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखिएगा वरना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज कि हम टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते, और दूसरा मटेरियल। मटेरियल मतलब हर मटेरियल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग हो, इसका मतलब है उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम वेरी करेंगे। तो अगर स्मॉल n वेरी करेगा, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम वेरी करेंगे, तो ये n अगर बदल गया, n बड़ा होगा तो रो घट जाएगा, n छोटा होगा तो रो बढ़ जाएगा। फिर वही बात, मटेरियल चेंज होते ही आपका रो बदल गया। बाकी दो पैरामीटर्स थे हमारे E और M। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा हर मटेरियल के लिए सेम होगा। M मास है इलेक्ट्रॉन का, ये भी कांस्टेंट होगा। तो कहते हैं कि रो की वैल्यू अगर कांस्टेंट रखनी है तो भैया दो चीजें नहीं बदलनी चाहिए, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। गॉट इट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। आइए आगे देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस और अगर करंट और वोल्टेज को प्लॉट करें, तो देखिए अगर इस ग्राफ का, ये मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है हमारे किसी सब्सटेंस का, तीन फेजेस में हमने V और I को प्लॉट किया हुआ है। फर्स्ट फेज जहां पर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो आप जानते हैं कि अगर हम VI ग्राफ को प्लॉट करें तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व। तो फर्स्ट अगर देखें आप यहां पर, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नॉर्मली हम जिसको कहते हैं ओमिक सर्किट्स या ओमिक सब्सटेंसेस, ये वो सर्किट्स हैं जिसमें V और I लीनियरली डिपेंडेंट करते हैं। दैट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन A टू C, चूंकि यहां पर स्लोप आपका बढ़ गया, दैट मींस कि यहां पर हमारा रेजिस्टेंस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ V टू I, वोल्टेज और करंट का जो स्लोप होता है ग्राफ का, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहां कांस्टेंट है, दिस इज ओमिक रेजिस्टेंस। यहां आपने देखा कर्व थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्लोप ज्यादा हो गया, इसका रेजिस्टेंस A से C तक बढ़ गया, और B में C से B तक चूंकि ग्राफ का स्लोप नीचे हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो गया है। तो टेक्निकली किसी भी VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर हम स्लोप की स्टडी करें तो लीनियरली डिपेंडेंस मींस इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग स्लोप, ये ओमिक रेजिस्टेंस है या ओमिक सर्किट है। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जहां पर ग्राफ लीनियर ना हो, ग्राफ का स्लोप बदल रहा हो, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, राइट? नाउ जस्ट सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधे सीधे उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब अगर सब्सटेंसेस को हम तीन पार्ट्स में बांटें, वन इज मेटल्स या कंडक्टर्स, दूसरा एलॉयज और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर्स बहुत सिंपल है, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, तो दैट इज पॉजिटिव रेजिस्टेंस, दैट इज पॉजिटिव डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। सेकेंड एलॉयज, यहां पर भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एलॉयज में कंपैरेटिवली बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है। हम बहुत सारी जगहों पर इस कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक प्रिंसिपल को, कि हम एलॉयज बनाते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, तो इसलिए हम एलॉयज वहां पर यूज करते हैं। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेलली इंपॉर्टेंट आज की डेट में अगर हम कहें तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें कंडक्टर्स जितना यूज किए जाते हैं उसके इक्विवेलेंट हम सेमीकंडक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी
सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के बिना बनना ऑलमोस्ट इट कैन नॉट हैपन, नहीं हो सकता है। रीजन है इसका कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे हैव गॉट नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स। सर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या है? सेमीकंडक्टर्स में अगर हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नॉर्मली जहां पर दोनों में रेजिस्टेंस बढ़ता था, सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वजह है इनमें चार्ज कैरियर्स का पैदा होना। आप टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे इसमें चार्ज कैरियर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा पैदा होंगे। इसका मतलब है इसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटता है इसमें। तो सेमीकंडक्टर्स का केस बाकी दोनों से उल्टा है। ये इनका ग्राफ है, मेटल्स में आप देख रहे हैं, शुरू में लीनियर होता है, फिर धीरे धीरे यहां तक थोड़ी दूर तक ओमिक होता है, इसके बाद ये नॉन ओमिक, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नॉन ओमिक होने लगते हैं। एलॉयज में ये भी देखिए, यहां पर भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी उतनी घटती है। We come to the next topic of this chapter। अगर हम किसी सेल की बात करें, सेल मीन्स एक ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस जिसके थ्रू हम सब्सटेंस के अक्रॉस, सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं ताकि करंट फ्लो कर सके। अब दिक्कत यह है कि जब भी आप कहीं पर कोई सेल या बैटरी यूज करेंगे, सेल या बैटरी का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वही है कि द हिंड्रेंस, द हर्डल टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स के फ्लो पर रुकावट। तो ये तो एक्सटर्नल सर्किट है जो इन चार्ज कैरियर्स पे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। ये कॉन्सेप्ट हम सेल के अंदर भी देखते हैं, जहां पर सेल के अंदर खुद उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो चार्ज कैरियर्स पर एक ऑब्स्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं, चार्जेस को फ्लो होने नहीं देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इफेक्टिवली अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो ये रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का साथ देता है। तो अगर मैं किसी सर्किट के अक्रॉस करंट स्टडी करूं तो आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, चूंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस एक दूसरे से सीधे जुड़ जाते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट मींस इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू EMF ऑफ द सर्किट, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल। पोटेंशियल और EMF में फर्क है। पोटेंशियल जनरल सेंटेंस है, जनरल वर्ड है पोटेंशियल। EMF का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल। तो जब आप सर्किट को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं उस समय जो इनिशियल पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल। जब धीरे धीरे करंट फ्लो कर जाती है थोड़ी देर बाद ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। इन दैट कंडीशन वो पोटेंशियल इससे कम होगा और वो नॉर्मल पोटेंशियल कहा जाता है। तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, या यहां से अगर हम ओम्स लॉ से कहें तो V अपॉन आर इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू E इंटू आर, दैट इज V इंटू आर इज इक्वल टू प्लस V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E आर। अब यहां से V इंटू आर इज इक्वल टू E आर माइनस V आर। यहां से अगर मैं VR देखूं तो यहां से कैपिटल R कॉमन हो गया, दैट इज E माइनस V, या स्मॉल r बिकम्स R इंटू E माइनस V अपॉन V। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो हमारे R की वैल्यू हो गई कैपिटल R, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटू E बाई V, EMF अपॉन पोटेंशियल माइनस 1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ EMF ऑफ द सेल एंड potential of the circuit, means potential drop across the resistance। अब टेक्निकली अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं किसी भी सेल के अक्रॉस, तो क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? दैट इज कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज,
नाउ जितना हम इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर हम प्लेट्स जो हम सेल यूज कर रहे हैं उसकी प्लेट्स की सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टेक्निकली देखिए इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि जो आपने सोल्यूशन भर रखा है वो सोल्यूशन में चार्जेस ब्रेकअप होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। जब भी आप करंट फ्लो करेंगे वो चार्जेस ब्रेक करते हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बैठते हैं। इसका मतलब है कि जितना प्लेट उस लिक्विड में इमर्ज्ड होगी, दैट मींस इलेक्ट्रोड जितना उस सॉल्यूशन में इमर्ज्ड होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितनी ज्यादा इमर्ज्ड होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एंड वाइस वर्सा। नाउ अगर मैं उस सेल के ईएमएफ की बात करूं तो आप जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू, मींस सीधा सा रिलेशन ये है कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज था वीआर प्लस जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। यही तरह पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालूं तो इसकी वैल्यू हो गई I इंटू आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर बात करें तो दिस इज I इंटू स्मॉल आर। ये रिलेशन लिखा हुआ है कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू I कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस I स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। I कॉमन ले लिया, दिस इज R प्लस R, या इट इज कॉल्ड IR इज कॉल्ड द पोटेंशियल ड्रॉप एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल। तो अगर मैं यहां से V की वैल्यू निकालूं तो V इज इक्वल टू V दिस मच, V इज इक्वल टू E माइनस IR या V इज इक्वल टू E प्लस IR। ये जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, जब हम बैटरी को सर्किट में यूज कर रहे हैं उस समय जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी V इज इक्वल टू E माइनस IR। बट यही बैटरी जिस समय चार्ज हो रही होगी उस समय के लिए यही हमारा पोटेंशियल EMF प्लस IR होगा, क्योंकि चार्जेस अब इस समय डिप्लीट हो रहे होंगे वापस उल्टी डायरेक्शन में। तो दिस विल बी E प्लस IR। अब अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करूं तो आप जानते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। सेकेंड, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। E अप्स गोज अप, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सर्किट के क्रॉस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर मैं VI ग्राफ की बात करूं किसी भी EMF किसी भी सेल के क्रॉस, किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो आप जानते हैं कि अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जिस समय यहां पर देखें इस पर मैंने करंट ली हुई है और इस पर मैंने EMF लिया हुआ है। जिस समय मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया उस समय EMF की वैल्यू मैक्सिमम है। और देखिए स्लोप आपका, ये स्लोप दिया हुआ है, नेगेटिव स्लोप है इंटरनल रेजिस्टेंस का, यहाँ पर E/R। ये एग्जैक्टली जो हमने EMF का रिलेशन लिखा हुआ था वहां से है कि E इज इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r, वहां से निकाला हुआ है स्लोप इसका। अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें या प्लॉट करें तो दिस इज द ग्राफ। देख रहे हैं आप, यहां पर आकर के हमारा EMF सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया है। एक मिड पॉइंट है जहां पर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये कंडीशन तब के लिए होती है जब EMF हमारा E/2 टोटल मैक्सिमम का EMF का हाफ रह जाता है। अब अगर मैं दो सेल्स को कनेक्ट करूं सीरीज और पैरेलल में, तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो दोनों रेजिस्टेंसेस पे, दोनों सेल्स पे बढ़ जाएगा। दैट मींस इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू E1 प्लस E2। जबकि अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं सेल्स को तो EMF इज इक्वल टू, दैट मींस
सेकेंड सेल E1 R2 प्लस E2 R1, फर्स्ट सेल और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस E2 R1, सेकेंड सेल का अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को एक्सटर्नल पोटेंशियल के अगेंस्ट प्लॉट करें तो आप देख रहे हैं ग्राफ जहां पर ये ईएमएफ सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। अब अगर इसी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ये कंडीशन के लिए जो हमारा ईएमएफ होता है मैक्सिमम ईएमएफ का हाफ मिलता है, दैट इज E/2। अगर हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने में आप जानते हैं कि हमेशा पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा दैट विल बी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। जबकि अगर इन्हीं सेल्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो पैरेलल में कनेक्ट करने में आप जानते हैं जो ईएमएफ होगा किसी भी एक इंडिविजुअल के क्रॉस वो टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। तो दैट मींस कि टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस है इंटरनल R1 प्लस R2 इनटू E must be equal to E1 R2 plus E2 R1. That means effective EMF is equal to E1 R2 plus E2 R1 second cell का EMF into first का resistance upon total internal resistance। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना करके KVL KCL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ पर आप मेरे YouTube चैनल पर देखिए, मैंने स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना करके डाली हुई है जिसका लिंक अभी इस कमेंट के इस वीडियो के बायो में पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए जहां पर EMF KCL और KVL पर विद न्यूमेरिकल्स मैंने डाल रखे हैं, उसको जरूर देखिए। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जहां पर हमारे कॉम्प्लेक्स, देखिए सिंपल सर्किट्स जो होते हैं वो हमारे ओम्स लॉ से सॉल्व हो जाते हैं, पर वो सर्किट्स जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं जिसमें पैरेलल और कॉम्बिनेशन हमारे लिए समझ पाना बांट पाना मुश्किल होता है, ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम दो लॉज किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को फॉलो करते हैं। क्या है किरचॉफ्स करंट लॉ? बहुत सिंपल सा है। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन के क्रॉस, जंक्शन मींस वो पॉइंट जहां पर बहुत सारी करंट्स आकर के मिल रही होती, कुछ करंट्स हो सकता है डाइवर्जिंग इन हो, कुछ बाहर निकल रही हो, तो कहते हैं अगर एक अंदर आने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले लीजिए तो बाहर जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लीजिए, या अंदर आने वाली करंट को आप नेगेटिव ले लीजिए विद माइनस साइन तो बाहर जाने वाली करंट पॉजिटिव। तो कहते हैं किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होगी इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना चार्ज हमारा उस जंक्शन पर आएगा वही उतना चार्ज निकल करके जंक्शन से बाहर, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो हम कहते हैं समेशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किसी भी क्लोज लूप में या किसी भी मेश में अगर हम कहें टोटल सम ऑफ ईएमएफ, दैट मींस टोटल सम ऑफ पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल चेंज का मतलब है कि अगर किसी के क्रॉस पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हो सकता है किसी दूसरे टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल घट रहा होगा। तो हम अगर ओवरऑल किसी भी एक लूप, एक मेश की बात करें तो एक मेश में, मेश मतलब होता है एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारे, हो सकता है इसमें एक सेल लगी हुई हो सकता है इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ हो सकता है इसमें एक दूसरा रजिस्टर भी लगा हुआ हो। तो अगर इस मेश की हम बात करें, इस लूप की बात करें, तो इसमें इस पूरे सेल में जहां पर कहीं पर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हो, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा हो, नेट चेंज इन पोटेंशियल इज 0। इन दोनों मेथड्स को यूज करके हम जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनके अक्रॉस करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस या कोई और भी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी होती हैं आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज बायो में इससे रिलेटेड वीडियो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको KVL KCL बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा बहुत, इस पर आपके बोर्ड में हो सकता है कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड।
व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैलेंस कंडीशन में, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं P, Q, R and S। अब अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, ये हमारी सेल है, सेल से जो भी करंट जाएगी इसके 2 पोर्शंस, एक इधर यहां से। अब देखिए टेक्निकली ये जो करंट जाएगी ये डिपेंड करती है कि इसमें 2 टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। अगर ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर है तो करंट नीचे जाएगी। अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है तो करंट ऊपर जाएगी। अगर ये सर्किट हमारा बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब है इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब है इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, दैट इज नल डिफ्लेक्शन। तो फॉर नल डिफ्लेक्शन बैलेंस कंडीशन, अगर हम इसको केवीएल के थ्रू सॉल्व करें तो जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं दैट इज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये तो कहते हैं किसी भी इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कहां करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी 3 रेजिस्टेंसेस आपके दिए होंगे, चौथा रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस कंडीशन से हम P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S में 3 हमारे नोन रेजिस्टेंसेस होते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे रिलेशंस दिए हुए हैं जहां पर रेजिस्टेंस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, EMF is proposed, that is V, EMF 1 upon L, EMF 1 upon cross sectional area, ये सारी चीजें बीच बीच में हम यूज करते गए हैं। इसका मतलब है यहां पर हम ये चैप्टर खत्म कर चुके। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर में जितने भी वीडियोस हैं फ्रॉम 1 to this 3rd one आप सब देखिए, उसमें से जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पुराने रेफरेंसेस हैं उनको यूज कीजिए, इन टॉपिक्स को पढ़िए, बायो में जो मैं लिंक दे रहा हूं उसको एक बार देखिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपको बोर्ड में मिलेंगे। हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे। बाकी आपके पास अगर कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जिन पर आप बात करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस आपके हों, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर आप भेज सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद हैं, आपके कोई जानने वाले यहाँ पर हो, आपसे दूर बैठे हुए हों, जहाँ पर फैसिलिटीज़ ना हो इतनी, प्लीज़ उनको ये चैनल शेयर कीजिए ताकि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, वो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। और YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।